हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो सबसे पहले हम चार ठो रेशियोज के बारे में बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले और हम जो करेंगे वो करंट रेशियो और वैल्यूएशन रेशियोज और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये चारों के बारे में बात करेंगे। फिर आगे देखिए करंट रेशियो में जो है हाँ, तो इसका मतलब होता है कि देखिए जैसे कि इसका मतलब अभी पता चल जाएगा। देखिए फॉर्मूला सबसे पहले इसका होता है कि करेंट एसेट अपॉन में करेंट लाइबिलिटी, यानी कि कंपनी के पास आज जो भी जितना भी एसेट में चीज़ है अपॉन में लाइबिलिटी में चीज़ है। जैसे मान लीजिए 100 करोड़ एसेट में है और डिवाइडेड बाई 5 नहीं 50 होगा यहाँ पे। तो मान लीजिए 50 है तो अब डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि जितना उसके पास लाइबिलिटी यानी कि नुकसान वाली चीज़ उससे ज़्यादा एसेट है 2 गुना, यानी कि जितना फ़ायदा वाली चीज़ है, ये मतलब हुआ। यानी कि करंट एसेट अपॉन लाइबिलिटी, यानी जितना आज कंपनी के पास फ़ायदे में चीज़ है अपॉन में जितना घाटे में है, यानी कि 100 अपॉन में 50, इस तरीके से 100 करोड़ अपॉन में 50 करोड़ तो 2 हुआ, तो यानी कि 2 गुना है। तो देखिए तो 2 3 4 5 इस तरीके से जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जितना ही ज़्यादा नंबर होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। और एक से कम, इसको इस तरीके से समझिए कि अगर 100 करोड़ अपॉन में 100 करोड़ होता तो 1 आता, यानी कि बराबर एसेट है और बराबर लाइबिलिटी है, यानी कि न्यूट्रल हो गया। तो अगर उससे कम आएगा, 1 से कम, यानी कि तो लाइबिलिटी ज़्यादा होगी अगर 1 से कम आएगा, यानी कि इस तरीके से भी 1 से कम लाइबिलिटी ज़्यादा होगी। देखिए वीडियो बहुत लंबा बनाना है तो इसलिए थोड़ा जल्दी-जल्दी एक्सप्लेन करेंगे, आप समझते चलिएगा। 1 से कम, जैसे कि अपनी 1 से कम रहेगा तो नीचे वाला वैल्यू ज़्यादा रहेगा, जैसे कि 50 ऊपर मान लीजिए रहेगा और 100 नीचे रहेगा, तो जो है इस तो 1 से कम आएगा, इस तरीके से। अब आते हैं वैल्यूएशन करंट रेशियो, समझ गए होंगे। अब वैल्यूएशन रेशियो, तो देखिए इसमें सबसे पहला आता है पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग। तो देखिए सबसे पहले तो इसका मतलब पी का मतलब तो इज इक्वल टू, सिंपल सा अगर समझना तो ये समझिए कि 1 रुपया कमाने के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा, वो होता है। अब थोड़ा डीप में भी समझ लेते हैं, जैसे कि पी रेशियो में के लिए अर्निंग पर शेयर जो होता है वो होता है कि 1 शेयर पे कंपनी कितना कमा रही है, यानी कि 1 शेयर है तो उस पे कितना कंपनी कमा रही है। और वो अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए टोटल अर्निंग जो भी आज कंपनी की है और जो भी उसका अपॉन में टोटल जितना भी कंपनी के पास शेयर है वो, जैसे कि 10 करोड़ कंपनी का अर्निंग है और 1 करोड़ शेयर है तो 10 का अर्निंग पर शेयर आएगा। और लेकिन पी रेशियो निकालने के लिए करेंट मार्केट प्राइस जो भी है उसका अपॉन में अर्निंग पर शेयर निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए अभी करंट मार्केट प्राइस 200 है और अर्निंग पर शेयर जो कि इससे निकला है वो 10 है, तो यानी कि 20 आएगा उसका पी। तो यानी कि 20 रुपया कमाने के लिए नहीं, 1 रुपया कमाने के लिए 20 रुपया देना पड़ेगा, ये मतलब है। अगर ये ज़्यादा ना समझ में आए हो तो यही है कि शॉर्ट में कि 1 रुपया कमाने के लिए कितना देना होगा। जैसे यहाँ 20 लिखा है तो 20 देना पड़ेगा। अब आते हैं प्राइस टू पीबी रेशियो। पीबी रेशियो मतलब कि कंपनी के पास एक्चुअल में जो वैल्यू है, बुक वैल्यू, या तो कह सकते हैं केवल जो उसके पास एक्चुअल में उसके अंदर स्किल वैल्यू जो है वो होता है, वही स्किल वैल्यू को आप बुक वैल्यू कह सकते हैं। तो ये होता है कि कंपनी के पास जो भी टोटल एसेट है अपॉन में जो भी लाइबिलिटी है उसको डिवाइड कर देंगे तो उसके पास जो एक्चुअल वैल्यू, जो एक्चुअल स्किल है वो निकल आएगी। तो मान लीजिए 50 करोड़ टोटल एसेट है और टोटल लाइबिलिटी 1 करोड़ है, तो 50 का उसका बुक वैल्यू पर शेयर हो जाएगा, इस तरीके से। हाँ, तो देखिए
ये टोटल एसेट अपॉन में टोटल लायबिलिटी से आपको बुक वैल्यू पता चलेगी, लेकिन उसको आपको डिवाइड करना होगा पर शेयर से। तो मान लीजिए बुक, जैसे कि पर शेयर का ये नहीं, फिर से समझते हैं, हम खुद ही भूल जा रहे हैं, फिर से समझते हैं। तो देखिए, पीबी रेशियो मतलब प्राइस अपॉन में बुक वैल्यू होगा। तो सबसे पहले उसके लिए बुक वैल्यू फाइंड करना होगा, जो कि बुक वैल्यू पर शेयर फाइंड होगा। बुक वैल्यू फाइंड होगा टोटल एसेट से, और उसके पर शेयर से डिवाइड कर देंगे। टोटल लायबिलिटी 1 करोड़ से डिवाइड कर देंगे तो 50 करोड़ आएगा। इससे केवल बुक वैल्यू फाइंड होगा। अब जो भी कंपनी का टोटल प्राइस है, जैसे इस केस में हमने 20 लिया था, तो इसमें भी 20 लेते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं जो हमारा बुक वैल्यू आया है, यानी कि 50 से। यहाँ पे 50 होगा, हमने 5 लिखा है इसीलिए। तो देखिए ये हो जाएगा। तो प्राइस मतलब जो भी कंपनी का प्राइस है वो लिखेंगे, जो कि इस केस में 200 हमने लिया है, क्योंकि हमने वहाँ भी वही लिया था। और यहाँ पे 50 जो कि बुक वैल्यू है, तो 4 आ जाएगा, ये बुक वैल्यू हो जाएगा। और देखिए, जितना 1 से कम होता जाएगा, मतलब कि 1 से कम जितना होगा उतना ही, अगर शॉर्ट फॉर्म में ये सब ना समझ में आ रहा है, वैसे भी फार्मूला मतलब कि उतना नहीं, मतलब कि अगर समझने की मतलब कि याद कर, मतलब कि उससे ताकि लॉन्ग रन में याद रख पाए, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक के काम आती है। तो देखिए उसके लिए अगर 1 से कम जितना ही भी होगा किस पीबी रेशियो, वो यानी कि चीज़ हमें उतना ही सस्ता मिल रहा है। जैसे कि अगर 0.5 यानी कि आधा आधा, मतलब कि 1 रुपये जैसे दिए तो 2 रुपये का फ़ायदा होगा, यानी कि आधा सस्ते में चीज़ मिल रही। मतलब ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए है कि अगर 1 से कम जितना रहेगा हमें उतना ही सस्ता मिल रहा है वो चीज़, इसका मतलब ये होगा। और पी रेशियो भी जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि बोले थे कि पी मतलब 1 रुपया कमाने के लिए कितना रुपया देना पड़ रहा है, तो जितना कम रुपया देना पड़ेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, इसीलिए जितना कम पी रहेगा, यानी जितना कम रुपया देना पड़ेगा उतना अच्छा रहेगा। और पीबी रेशियो भी जितना कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा। और 1 से कम रहेगा मतलब कि तो सस्ता मिलेगा। इसे इस तरीके से इसे याद कर लीजिए। जैसा तीनों को शॉर्ट में समराइज़ कर देते हैं, जैसे कि सबसे पहले वैल्यूएशन से ही शुरुआत करते हैं। पी जितना कम होगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे कि 1 रुपया कमाने के लिए मतलब कि जितना पी रहेगा, यानी कि मतलब कि 1 रुपया कमाने के लिए हमें उतना रुपया देना पड़ेगा जितना पी रहेगा। तो जितना कम रुपया देना पड़ेगा उतना अच्छा रहेगा, तो इसलिए उतना मतलब कि इसलिए पी कम रहेगा तो उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें उतना कम रुपया देना पड़ेगा। और पीबी में भी जितना कम पीबी रहेगा उतना अच्छा रहेगा। 1 से जितना 1 से कम रहेगा, मतलब कि कम रहेगा, तो 1 से कम रहेगा तो वो सस्ता मिलेगा। और करेंट रेशियो ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टोटल एसेट अपॉन में टोटल लायबिलिटी को जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाले वैल्यू यानी कि एसेट ज़्यादा रहेगा, तो जो है ज़्यादा नंबर दिखाएगा। इसलिए 1 से जितना ज़्यादा होना मतलब 1 से जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी कि 1 2 3 4 इससे जितना ज़्यादा अच्छा, क्योंकि जितना 1 से ज़्यादा होगा यानी कि ऊपर वाली चीज़ ज़्यादा है, यानी कि एसेट ज़्यादा है। क्योंकि 1 से ज़्यादा रहेगा तो यानी कि ऊपर वाली डिवाइड में जो ऊपर वाली चीज़ है वो ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा रहेगा तो। और 1 से नीचे रहेगा तो यानी कि नीचे वाली चीज़ ज़्यादा। इसी ट्रिक से याद कर सकते हैं कि अगर 1 से मतलब कि ज़्यादा रहेगा तो ऊपर वाली चीज़ ज़्यादा है, क्योंकि तभी आएगा पॉजिटिव में। और 1 से कम रहेगा तो नीचे वाली चीज़ ज़्यादा है। और ऊपर वाली एसेट है, इसलिए एसेट ज़्यादा होना चाहिए और नीचे वाली लायबिलिटी है।
और ये तो हो गया कि जैसे कि डिवाइड में अगर ऊपर मतलब कि अगर पॉजिटिव यानी कि ज़्यादा नंबर वाली चीज़ है तो इधर वाली चीज़ ज़्यादा होगी जो भी होगी। जैसे यहाँ की पे एसेस्ट है और नीचे वाली यानी एक से जितना कम रहेगा तो उतना नीचे वाला चीज़ यानी कि जो यहाँ पे लिखा रहेगा वो उतना ज़्यादा होगा। जो एक से कम तो एक को बेंचमार्क पकड़ लीजिए और एक से ऊपर जाएंगे तो यानी कि ऊपर की तरफ जाएंगे तो यानी कि ऊपर वाली चीज़ बढ़ेगी। यानी कि डिवाइड में ऊपर वाला पार्ट जो है ऊपर रहता है तो ऊपर रहेगा और नीचे जाएंगे तो उतना नीचे रहेगा। मतलब कि नीचे वाली चीज़ बढ़ेगी और एक ही और ना ऊपर ना नीचे केवल एक ही रहेगा। यानी कि दोनों चीज़ बराबर है, ऊपर वाला और नीचे वाला। और ये केवल करंट रेशियो नहीं, वैल्यूएशन में भी अगर एक रहेगा तो वो बराबर रहेगा। ना ऊपर वाली चीज़ ज़्यादा है ना नीचे वाली, दोनों बराबर है। दोनों मान लीजिए 50 और 50 है, दोनों बराबर है एक रहेगा तो ये मेन चीज़ हो गया। 80% ये इम्पोर्टेंट है और थोड़ा मोड़ा 20% ये इम्पोर्टेंट है। ये अगर समझ आए तो समझ लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। देखिए कभी कभी पी जो है निगेटिव में दिखाता है तो वो निगेटिव में क्यों दिखाता है? देखिए प्राइस कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन वो कंपनी क्योंकि लॉस में होती है, उसमें की लॉस में होती है उसकी अर्निंग, इस मतलब कि अर्निंग नहीं, मतलब कि वो कंपनी लॉस में होती है इसलिए उसका प्राइस निगेटिव दिखाता है। यानी निगेटिव अगर पी दिखाएगा तो अच्छा नहीं है वो हमारे लिए, क्योंकि वो कंपनी लॉस में होती है इसलिए वो प्राइस निगेटिव दिखाता है। हाँ तो देखिए अब आता है करंट रेशियो हो गया, वैल्यूएशन रेशियो हो गया। अब आते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो पे। तो देखिए इसको थोड़ा ध्यान से हम समझाएंगे भी और समझिएगा भी, क्योंकि इसमें थोड़ा दो कॉम्पिटिटिव चीज़ हो जाता है। इस एक में बोला जाता है कि डेब्ट लेना अच्छा है और एक में थोड़ा बोला जाता है कि इक्विटी लेना अच्छा होता है। तो देखिए अभी समझिए। तो देखिए डेब्ट टू इक्विटी से क्या समझ में आता है कि डेब्ट अपॉन में इक्विटी। तो डेब्ट अपॉन में इक्विटी जब होगा तो देखिए डेब्ट टू इक्विटी से डेब्ट अपॉन में, कि देखिए चीज़ बहुत आसान होती है। जैसे कि प्राइस टू अर्निंग होता है ना, तो प्राइस टू की जगह डिवाइड लगा दीजिए और अर्निंग लगा दीजिए। और प्राइस टू बुक है तो प्राइस टू में की जगह डिवाइड और बुक। वैसे ही डेब्ट टू इक्विटी है तो डेब्ट टू की जगह अपॉन लगा दीजिए और इक्विटी। इस तरीके से बहुत आसान होती हैं चीज़ें, बस हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तो देखिए कंपनी को जब मान लीजिए उस कंपनी का एक दुकान मान लीजिए चल गया तो उसे 10 और दुकान लगाने के लिए उसे पैसा चाहिए। तो उसके लिए दो ऑप्शन है, या तो वो लोन ले या तो मतलब 10 और दुकान लगाना है क्योंकि उसके पास तो एक दुकान के लिए पैसा है जो कि वो चलाता है। तो या तो वो लोन ले या तो जो उसका इक्विटी यानी कि जो शेयर है उसके बदले में पैसा उठाए। तो देखिए लोन लेना जैसा कि आप जानते हैं कि अच्छा नहीं होता है, इसलिए एज अ बिगनर आप समझो तो अभी उस पे भी आएंगे। दो चीज़ है, अगर आप बिगनर के लिए हो तो इतना समझो कि डेब्ट लेना ज़्यादा मतलब कि माना सा जाए कि डेब्ट लेना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो अगर आप रेशियो निकालो डेब्ट टू इक्विटी का तो देखिए जैसे कि हमने बोला था कि एक का बेंचमार्क पकड़ के चला कीजिए। अगर एक से ज़्यादा है तो ऊपर वाली चीज़ यानी कि ज़्यादा है। एक से ज़्यादा यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, एक से ऊपर बढ़ेंगे तो यानी 1 2 3 तो ऊपर की तरफ, और एक से नीचे बढ़ेंगे तो नीचे वाली चीज़ ज़्यादा है। तो अगर एक से ऊपर बढ़ेंगे तो यानी कि ऊपर वाली चीज़ यानी कि डेप्थ बढ़ेगा। तो यानी कि जैसे मान लीजिए 10 20 30 जितना ज़्यादा रहेगा उतना बेकार होता है। ऐसा एज अ बिगिनर वाले केस के लिए समझ सकते हैं। ऐसा आप समझ सकते हैं कि एक से ज़्यादा है तो क्योंकि ऊपर ये वाला तो श्योर ही है कि एक से ज़्यादा है तो ऊपर जाएगा तो ऊपर की तरफ जाएगा तो डेप्थ यानी ज़्यादा है। तो 10 20 30 40 इतना ज़्यादा है उतना कह सकते हैं अच्छा नहीं होता है एज अ बिगिनर। लेकिन थोड़ा अगर एज अ एडवांस समझना चाहे
तो देखिए कंपनी तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, इसे समझिए कि जितना ज़्यादा डेप्थ है तो उतना अच्छा नहीं होता, एक से ज़्यादा है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी है इसमें 50-50 इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि डेप्थ तो चलो ठीक है, अच्छा नहीं होता है, लेकिन होता भी है कब तब कि मान अगर डेब्ट से पैसा नहीं मिलेगा तो वो अपने इक्विटी शेयर से यानी कि पैसा उठाएगा। तो जिस कंपनी को अपने ऊपर विश्वास होता है कि हम कर सकते हैं, जिस कंपनी को अपने ऊपर विश्वास होता है तो वो अपना शेयर नहीं देता है, क्योंकि शेयर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसका डेब्ट से, तो वो अपना शेयर नहीं मिल देता है जिसको लगता है कि हम और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि शेयर की वैल्यू ज़्यादा होती है बजाय कि डेब्ट पे पैसा लेने से। शेयर वाला चीज़ क्योंकि वो उसके पास शेयर रहेगा तो अगर कंपनी ग्रो होगा तो उसका शेयर का भी प्रॉफिट उसको मिलेगा। तो अगर अगर शेयर का भी प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर लोन ले लेगा तो क्योंकि वो उसका तो कोई पैसा वैसा मिलेगा नहीं, क्योंकि जैसे शेयर में जैसे कि ग्रो होता है शेयर मार्केट में, जैसे कंपनी ग्रो करती है तो इंटरेस्ट जैसे मिलता है 14% तो वो अगर उसके शेयर मतलब कि अगर शेयर उसका खुद ही के पास होगा तो शेयर के साथ जो है उसको इंटरेस्ट वाला भी पैसा मिलेगा। ऐसा समझने के लिए केवल कह सकते हैं, अगर समझ आया हो तो। इसलिए अगर उसे खुद के ऊपर विश्वास है तो वो नहीं देगा। तो इसलिए 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 डेब्ट ले हालाँकि हमारा वीडियो पीछे रिकॉर्ड किए थे, हमारा रिकॉर्ड नहीं हुआ, छूट गया। तो देखिए इसलिए डेब्ट लेना अच्छा है जब उसे विश्वास होगा कि हम कर सकते हैं, लेकिन डेब्ट लेना अब एक और केस समझिए, डेब्ट लेना कब अच्छा है? जब वो लोन चुका सकता है, नहीं तो नहीं अच्छा है, क्योंकि ये नहीं चुका सकता है तब तो वो उसके ऊपर दब के मर जाएगा। लेकिन जब चुका सकता है तब अच्छा है, क्योंकि तब वो 10 दुकान भी खड़ा कर लेगा और ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन अगर चुका पाएगा वो तो वो कैसे पता चलेगा कि चुका पाएगा कि नहीं? उसके लिए एक और रेशियो हो सकता है जो बताता है कि वो चुका पाएगा कि नहीं लोन, वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अगर इससे वो पता चल जाएगा कि उसके पास चुकाने की कैपेबिलिटी है कि नहीं। तो वो लोन यानी डेब्ट चुकाने की कैपेबिलिटी है नहीं वो कि नहीं, वो इससे पता चलेगा। तो उसके लिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है, देखिए एज अ बिगिनर आप फॉर्मूला ना भी याद करो तो चलेगा, लेकिन जो शॉर्ट नोट बता रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे बताए कि थे कि एक से ज़्यादा बढ़ेगा तो जो है अच्छा रहता है, और यहाँ पे जितना कम होगा उतना अच्छा रहता है। ये और यहाँ पे बोले थे कि 10 20 30 मतलब जितना ज़्यादा रहेगा उतना कह सकते हैं बुरा रहेगा, लेकिन वो अच्छा भी होता है, क्योंकि जब कंपनी को अपने ऊपर विश्वास होता है तो डेब्ट ले सकता है, तो ये नंबर बढ़ेगा तो प्रॉब्लम नहीं है। जब मतलब बढ़ेगा तो मतलब डेब्ट ज़्यादा रहेगा, जैसा कि हमने बोला था कि एक से ज़्यादा बढ़ेगा तो ऊपर वाला डेब्ट रहेगा, तो यानी डेब्ट लिया है इक्विटी नहीं। तो अगर इंटरेस्ट कवरेज लेकिन यानी वो डेब्ट लोन चुका सकता है, अगर ये सही रहेगा तो देखिए इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में जो है इंटरेस्ट जो है वो पेमेंट करने का रेशियो। तो देखिए इंटरेस्ट पेमेंट अगर मान लीजिए 20 करोड़ है और ये जो है 200 करोड़ है, तो डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, यानी कि 10 गुना ताकत है कंपनी के पास जो लोन लिया है उसे चुकाने का। तो यानी कि 10 गुना ताकत है तो ये चुका सकता है, यानी इसके लिए अच्छा होगा वो लोन लेना, क्योंकि चुका भी सकता है। तो ये 10 दुकान खोल सकता है, इसलिए जो है ये 10 20 30 40 ज़्यादा हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो लोन चुका सकता है, ये चीज़ होती है। हाँ, तो देखिए अब जो है हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो वगैरह की बात करेंगे, तो उसके पहले देखिए हम ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर समझ लेते हैं।
तो देखिए आरओई में यानी कि रिटर्न जैसे लिखा है इसमें, तो रिटर्न मतलब रिटर्न होगा किसके बदले में, यानी कि इक्विटी के बदले में कंपनी रिटर्न जो है क्या प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन आरओसी में केवल रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं, डेप्ट भी जुड़ जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी प्लस डेप्ट, यहाँ पे केवल इक्विटी होता है लेकिन यहाँ पे इक्विटी प्लस डेप्ट, यानी कि इसमें डेप्ट भी जुड़ जाता है। ये चीज़ होता है, और क्योंकि डेप्ट भी जुड़ जाता है इसलिए ये ज़्यादा डिटेल दे सकता है। इसीलिए आरओई से कहीं ना कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट जरूर हो जाता है, क्योंकि इसमें डेप्ट की भी चीज़ जुड़ जाती है तो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाता है। तो ये होता है कि इक्विटी के बदले में कितना मतलब क्या रिटर्न प्रोड्यूस कर सकता है, और यहाँ पे इक्विटी के साथ डेप्ट के भी बदले। अब आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो देखिए नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है कि कंपनी के पास जो है नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है, यानी कि उसके पास प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि उसके पास एक्चुअल में एक्चुअल वाली चीज़ नहीं, मतलब कि उसके पास चीज़ कितनी है। अभी आएंगे, देखिए नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट रेवेन्यू या सेल्स जो भी आ रहा है वो होता है। तो इसमें नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट रेवेन्यू या तो कह सकते हैं सेल्स जो होता है, तो इससे जो है नेट प्रॉफिट मार्जिन निकलता है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर ये इस साल इतना बना और इस साल इतना भी आ गया तो भी नेट प्रॉफिट मार्जिन उतना इम्पोर्टेंट मतलब होता है, लेकिन उतना नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैश फ्लो मार्जिन होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई कैश फ्लो मार्जिन मतलब होता है कि कंपनी के पास जो एक्चुअल प्रोडक्ट में कितना कंपनी के दम है, ये कह सकते हैं कि कंपनी के प्रोडक्ट में कितना दम है कि वो उसे सेल करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट में दम होगा तभी जो है वो कंपनी चल पाएगा। तो उसके प्रोडक्ट में कितना दम है, या तो कह सकते हैं प्रोडक्ट, या तो जो ऑपरेशन में कितना दम है। प्रोडक्ट और ऑपरेशन से एक ही चीज़ समझ सकते हैं कि कितना उसमें दम है। तो कैश फ्लो ऑपरेशन अपॉन में जो है रेवेन्यू या नेट रेवेन्यू कह सकते हैं। तो यानी कि इसका मतलब यही है कि उसके प्रोडक्ट में एक्चुअली में कितना दम है, यानी कि एक्चुअल के कंपनी में कितना दम है वो इससे पता चलता है कैश फ्लो मार्जिन। इसलिए कैश फ्लो मार्जिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नेट प्रॉफिट मार्जिन से। तो ये हो गया प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब रेशियो में आ गए, अब फंडामेंटल एनालिसिस में आते हैं। तो देखिए इसमें आपको जो है फंडामेंटल एनालिसिस में आपको देखिए नोट देख के मत घबराइएगा, आप केवल मेरी बातों को सुनिएगा, आप समझ जाएंगे। नोट पे मत जाइएगा, आप अपना नोट अपने अनुसार बना सकते हैं ताकि जिससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, क्योंकि केवल कुछ वीडियो देखने से नहीं होता है, ताकि आप वो क्योंकि देख लोगे समझ आ जाएगा फिर भूल जाओगे। इसलिए नोट रहेगा तो आप उससे वापस रिवाइज कर पाओगे, इसलिए अपना भी बनाइए। सबसे पहले हम इंट्रिंसिक वैल्यू देखेंगे और रेशियो देखेंगे। रेशियो एनालिसिस जो हमने अभी किया है और उसमें के अंदर सेल्स एंड प्रॉफिट आता है ये सब। और ये पहली चीज़ हो गई, ये दूसरी चीज़ रेशियो एनालिसिस, और तीसरी में हम प्लेजिंग शेयर्स होल्डिंग ये सब देखेंगे। ये तीन चीज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। तो इंट्रिंसिक मतलब सिंपल सा समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर कोई घर है तो उसका जो जितना वो एक्चुअल में उसकी कैपेबिलिटी है घर की, वो मान लीजिए 8 लाख की है। तो अगर 8 लाख से ज़्यादा होगा तो कह सकते हैं वो घर महंगा है। अगर 8 लाख से ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका एक्चुअल जितना कैपेबिलिटी है वो 8 लाख का है, तो 10-12 लाख होगा तो वो महंगा हुआ। लेकिन वहीं पे अगर 8 लाख से नीचे मिलेगा तो वो सस्ता होगा। तो यानी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या बताता है कि उसका एक्चुअल कैपेबिलिटी कितना है, उसका एक्चुअल कैपेबिलिटी कितना है वो बताता है।
तो ये होता है इंट्रिंसिक वैल्यू कि उसकी एक्चुअल जो है वैल्यू कितना है, जैसे 8 लाख, लेकिन मान लीजिए वो मिल रहा है चीज़ 12 लाख का, लेकिन उसका एक्चुअल वैल्यू 8 लाख का है। तो 8 लाख इंट्रिंसिक वैल्यू, लेकिन मिल रहा है 12 लाख का, तो उसका प्राइस 12 लाख है। तो अब ये चीज़ महंगा हुआ कि सस्ता, आप बताइए। अब ये चीज़ महंगा हुआ क्योंकि जो उसकी एक्चुअल वैल्यू, जिसका एक्चुअल औकात है, यानी 8 लाख, उससे ज़्यादा महंगा मिल रहा है। यानी कि 12 मतलब प्राइस, मतलब जितने रुपए में आपको वो चीज़ मिल रहा है। और इंट्रिंसिक वैल्यू बताएगा कि उसकी एक्चुअल उतनी औकात, यानी कि एक्चुअल उतने वैल्यू का वो है कि नहीं। तो अब क्योंकि महंगा मिल रहा है, आप महंगी चीज़ नहीं खरीदते हो, इसलिए इसे भी नहीं खरीदना है। लेकिन वहीं पे अब 12 लाख की जगह 8 लाख में ही, 8 लाख में ही, या तो मान लीजिए 7 लाख में मिल गया, तो आप ले लोगे। अगर 8 लाख का मिला इसलिए लोगे क्योंकि उसकी एक्चुअल वैल्यू औकात के अनुसार मिल रहा है। अगर 7 लाख का मिला, यानी कि और सस्ता मिल रहा है, तब तो ज़रूर से ही लोगे। ये चीज़ होती है। इंटेंसिव वैल्यू मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, और प्राइस मतलब जिसमें जो आपको प्राइस अभी उसकी चल रही है, जो कोई इंसान बोल रहा है कि इतने रुपए का हम देंगे। तो अगर तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है तो महंगा है तो नहीं लोगे, अगर सस्ता है या बराबर है तो ले लोगे। तो देखिए, रेशियो एनालिसिस में पी रेशियो से आप ये सब समझ ही चुके हैं। पी रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग, जो कि आप समझ ही चुके हैं। मतलब कि जितना पी होगा, जितना रुपए, मतलब 20 है, तो यानी कि 1 रुपया कमाने के लिए 20 रुपया देना पड़ेगा। और पी जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, और पी बी रेशियो भी जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। आ, और डेब्ट टू इक्विटी, डेब्ट रेशियो मतलब डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में जो है, जैसे कि हमने देख लिया है, डेब्ट अपॉन में इक्विटी। तो जैसे कि मान लीजिए अगर 2 आया, 10 आया, 20 आया, तो यानी कि जैसे कि वहाँ पे बोले थे कि अगर 1 आता है, तब ये वाली चीज़ याद होगी आपको। तो यानी कि क्योंकि बढ़ा है, तो यानी कि डेब्ट, यानी कि डेब्ट मतलब कि ऊपर वाली चीज़ बढ़ी है तो ये ज़्यादा है, यानी कि 2 गुना पैसा उठाया हुआ है, यानी 10 गुना पैसा उठाया हुआ है, यानी कि 20 गुना जो है डेप्ट लिया है। अब वो डिपेंड करेगा अच्छा है कि बुरा, कि वो चुका सकता है कि नहीं, यानी कि वो डिपेंड करेगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पे। हाँ, तो और अब आता है करेंट रेशियो। तो देखिए, करेंट मतलब करेंट की बात हो रही है, यानी कि आज की टोटल की बात नहीं हुई है, यहाँ पे करेंट की बात हुई, यानी कि अभी कितना है। तो करेंट रेशियो में करेंट एसेट अपॉन में करेंट लायबिलिटी, मान लीजिए एसेट 20 करोड़ है और लायबिलिटी 10 करोड़, यानी कि डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो आप इससे क्या समझते हैं कि 2 आया मतलब कि एक से ज़्यादा है, यानी कि ऊपर वाली चीज़ ज़्यादा है, यानी कि एसेट ज़्यादा है, यानी कि अच्छा है ये हमारे लिए। तो इसका ये भी मतलब हुआ कि ये जितना ज़्यादा, यानी कि ये वाली चीज़ जितनी ज़्यादा रहेगी, यहाँ की ऊपर की चीज़ वो उतना अच्छा रहेगा, उसके लिए एक से जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा रहेगा। तो यानी कि करेंट रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। पी जितना कम होगा अच्छा, चल जा भाई। पी पी जो है जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि उतना कम पैसा में आपको 1 रुपया कमाने का मौका मिलेगा। और पीबी भी जितना कह सकते हैं कम होगा उतना अच्छा होगा। और डेब्ट टू रेशियो अगर इसमें भी कम होगा तो अच्छा होगा, लेकिन अगर वो लोन चुका सकता है तो ज़्यादा भी होगा तो अच्छा होगा। इसमें दोनों केस है, अगर लोन चुका सकता है तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो ये होगा। और करंट रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। और डेब्ट में जनरली हम यही यूज़ कर सकते हैं कि वो चुका सकता है कि नहीं, वो देखते हैं, इसलिए इसे हटा दीजिए, लेकिन कह भी सकते हैं कि वो सही। तो ये चीज़ हो गई। हाँ, तो अब आता है, देखिए हमने जैसा कि पहला चीज़ तो हमने कवर कर ही लिया,
ये अब रेस हम दूसरे पार्ट में हैं। अपना पहला चीज़ हो गया कि रेशियो भी कर ही लिया। अब अगला चीज़ सेल्स एंड प्रॉफिट है हमारा। तो देखिए सेल्स एंड प्रॉफिट क्या होता है। सेल्स मतलब होता है कि रेवेन्यू कितना है। हाँ, तो ये रेवेन्यू होता है। अरे यार रुको एक मिनट, रेवेन्यू सोचने दो। हाँ, रेवेन्यू या सेल्स एक ही चीज़ होती है, दोनों दोनों एक ही चीज़ होती है। यानी कि जो भी माल वगैरह बिक रहा है, यानी कि जो भी सेल हो रहा है, वो जो है रेवेन्यू या सेल होगा। और जो भी उसके बाद बेचने के बाद जो भी बच रहा है प्रॉफिट में, वो जो है प्रॉफिट होगा। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कंपनी मतलब कि एम्प्लॉय वगैरह को सैलरी देनी होगी और मेंटेन करने का खर्चा, आने जाने के सब खर्चा उर्चा निकालने के बाद, क्योंकि टोटल मतलब जितना कंपनी मान लीजिए 20 करोड़ का रेवेन्यू है, तो 20 करोड़ पूरा उसका थोड़ी हुआ। उसमें अब एम्प्लॉयज़ को भी सैलरी देना है, अभी आने जाने का और भी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। तो उसके बाद ये सब निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो ये होता है। और इसी को आप टॉप लाइन भी बोल सकते हो, और इसे आप बॉटम लाइन बोल सकते हो प्रॉफिट को। हाँ, तो ये हो गया रेवेन्यू और प्रॉफिट, या तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन कह सकती हैं। और दूसरी हमारी पहली चीज़ चेक करनी है और दूसरी चीज़ चेक करनी है, जैसे हमने यहाँ पे करेंट एसेट अपॉन में करेंट लाइबिलिटी की बात की थी। यहाँ पे टोटल एसेट यानी कि आज तक जितना कमाया है, टोटल एसेट अपॉन में टोटल लाइबिलिटी की बात करेंगे। ये दूसरा चीज़ हमें चेक करना है। और इसमें भी एक से जितना ज़्यादा होगा यानी कि ये ज़्यादा होगा तो अच्छा रहेगा। और तीसरे नंबर पे हमें देखना है कि कैश, हट जा भाई हट जा। हाँ, तो हमें देखना है तीसरे नंबर पे कैश फ्लो, यानी कि प्रेजेंट में उसके पास जो है पैसा, यानी कि कागज़ के रूप में प्रेजेंट में उसके पास कितना पैसा है। मतलब कि कैश मतलब कि उसके पास एक्चुअल में कितना कैश है। वो जो सेल्स वगैरह है वो सब तो ठीक है, लेकिन उसके पास एक्चुअल में अगर इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ गई तो उसके पास क्या है। ऐसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके पास इमरजेंसी मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, तो जो एक्चुअल में कैश है वो काम आएगा, बजाय कि आपने कहीं उसे कहीं सी जगह डाल रखा। तो एक्चुअल में कैश जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, ये हो जाता है इसमें। तो ये होगा। तो देखिए अगर ईयर ऑन ईयर ये चीज़ पहला, दूसरा टोटल एसेट टोटल प्रोबेबिलिटी, तीसरा कैश फ्लो, अगर हर साल जो है बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली अच्छा होगा। मतलब ये यहाँ पे मत सोचिएगा कि ग्राफ में ऐसे बना रहा हूँ, मतलब कि ऐसे बढ़ रहा है अगर ये चीज़, तो मतलब कि ईयर ऑन ईयर अगर बढ़ रहा है तो अच्छा होगा। या तो कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर ना भी, अगर बीच में मान लीजिए 4 साल अप रहा, अगर 1 आध 2 साल डाउन रहा फिर से अप रहा तो भी ठीक है। एवरेज लेके चलेंगे कि लगभग एवरेज आप कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रॉफिट जनरेट करने चाहिए। यानी कि कंसिस्टेंट बेसिस पे हमें प्रॉफिट जनरेट होता हुआ देखना चाहिए। ये तीनों चीज़ रेवेन्यू, सेल्स बढ़ती चाहिए और उससे भी इम्पोर्टेंट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, जो कि पहला चीज़ है। दूसरा टोटल एसेट ओपन अपॉन लायबिलिटीज और तीसरा कैश फ्लो बढ़ना चाहिए। हाँ, तो देखिए ये चीज़ हो गई। और यही चीज़ जो आपको तीनों चीज़ बताएँ हैं ना, इसी को आप बैलेंस शीट चेक करना बोलते हैं। असल में ये सब बस केवल नाम्स हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड है, जबकि ये सब कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। अगर आप कोई आसान लग रहा हो ये होगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसे ही बैलेंस शीट चेक करना बोलते हैं। और देखिए अगर आपको ये सब चीज़ें एक्चुअली ऐप में कैसे, कहाँ पे कौन सा ऑप्शन किधर कैसे करना है वो का चाहिए होगा तो उसकी भी वीडियो हम बना देंगे। तो देखिए एक चीज़ और बता देते हैं कि जैसे कि पी में अगर आपको एक बेंचमार्क कैसे मिलेगा, जैसे हमने बोला तो है कि कम रहेगा तो सही रहेगा, लेकिन बेंचमार्क कैसे मिलेगा। बेंचमार्क आप ले सकते हैं 20, अगर 20 से नीचे रहेगा
तो जो है जितना नीचे रहेगा उतना अच्छा रहेगा। अब इससे बेंचमार्क ले सकते हैं कि इससे नीचे जितना रहेगा उतना अच्छा रहेगा, और पीबी में 1 से नीचे। हाँ, तो देखिए हमने जैसा कि दूसरा वाला भी पार्ट कर लिया, जिसमें ये सब था रेशियो, सेल्स एंड प्रॉफिट, जो कि हमने बोला कि सेल्स ऊपर वाला, प्रॉफिट नीचे वाला लाइन होता है, और डेब्ट टू इक्विटी और आईसीआर मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो हमने बताया था कि लोन पे करने कैपेबिलिटी से बड़ा टोटल ऐसा, ये हमने चीज़ कर लिया, पहला और दूसरा पार्ट डन। अब देखिए, अब ये 2 चीज़ जो है ये तो मतलब कि थ्योरेटिकल टाइप मतलब अच्छा है, लेकिन मतलब कि अब जो है एक्चुअल में जो एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचने वाली चीज़ है वो वाली एनालिसिस करते हैं। जैसे कि ये हमने तीसरा बोला था, लेकिन आप इसे तीसरा नहीं चौथा कर लीजिए, और तीसरा में एक चीज़ हम आपको अभी और बताते हैं क्या इम्पोर्टेंट होता है, वो देखिए। तो देखिए सबसे पहले कि ये बिजनेसमैन वाली चीज़ है, एंटरप्रेन्योर वाली। देखिए वो है कि जो भी बिजनेस है उसमें फ्यूचर में उस बिजनेस में उसकी नीड है या नहीं, फ्यूचर में उस बिजनेस की नीड है। जैसे कि टेस्ला हो गया, फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा चलेगी तो उसकी नीड है। इसी तरीके से जो भी बिजनेस है, मतलब ये वही बेसिक कॉन्सेप्ट है बिजनेस वाला, कि बिजनेस में दम है या नहीं, एक्चुअल में उसकी नीड है या नहीं। जैसे कि ये सब बिजनेस वाली चीज़ में यूज होता है। ये इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी एक्चुअल में फ्यूचर नीड लिख देते हैं, नीड है या नहीं। या तो फिर दूसरे नंबर फ्यूचर में नहीं, बस नीड ही समझिए, लिखते हैं कि उसकी मोनोपोली है या नहीं। मोनोपोली मतलब कि उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। जैसे में रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे में आईआरसीटीसी के बनाओ दूसरा कोई नहीं है, तो कोई कंपटीशन में है ही नहीं, तो केवल वो ही अकेले रेस में भाग रहा है, तो रेस तो वो ही जीतेगा, क्योंकि उसके साथ रेस में कोई और नहीं भाग रहा है, कोई और कंपटीशन में नहीं है, केवल वो अकेले दौड़ रहा है तो वो ही जीतेगा। वही होता है कि रेस में अकेले दौड़ना, मोनोपोली, कंपटीशन में कोई नहीं है। और तीसरा आता है कि कंपटीशन में भी बहुत से लोग खड़े हैं, बहुत से तगड़े बंदे भी कंपटीशन में हैं, तो इससे चांसेस जो है उसके कम हो जाएंगे, तो ये चेक करना होता है। ये हो गया, ये तीन चीज़ें चेक करनी होती हैं। और एक और 2 चीज़ और चेक कर सकते हैं, जो कि हमने पहले भी बताया था कि सेल्स, कि ईयर ऑन ईयर सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं, और कैश फ्लो, कि कंपनी के पास एक्चुअल में कैश कितना है, मतलब कि कैश के रूप में मनी कितना है। देखिए सेल्स अगर मतलब ईयर ऑन ईयर वाली बात नहीं है यहाँ पे, वो वाली सेल्स नहीं, मतलब कि सेल्स मतलब अगर किसी कंपनी का सेल्स ज़्यादा जनरेट हो रहा है, सेल्स ज़्यादा है, तो मतलब कि उस कंपनी का कनेक्शन, पॉलिटिकल कनेक्शन, यानी कि कोई पॉलिटिकल यानी कि बड़ा प्लेयर घुसा है, तो उसके मतलब कि उसके प्राइस, मतलब उसके बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता होता है। सेल्स आपको कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि उसके कनेक्शंस ज़्यादा हैं, जो कि क्योंकि ये सेल्स आपको ये बताता है कनेक्शंस वगैरह उसके ज़्यादा हैं। तो पॉलिटिकल कनेक्शंस वगैरह भी अगर कोई ग्रुप घुसता है तो भी बढ़ तो उसके बढ़ने से, क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा बल्क में पैसा लगाते हैं, तो और शेयर के भागने से चांसेस ज़्यादा है। तो ये भी दोनों चीज़ चेक कर लेते हैं। तो ये तीसरी वाली एनालिसिस है, जैसे कि ये तीनों हमने बात की। तो ये चीज़ है, और चौथी चीज़ मतलब कि तीसरी चीज़ थी, और चौथी चीज़ हमारा प्रोमोटर की प्लेजिंग्स और होल्डिंग्स वगैरह को समझना। तो देखिए प्रोमोटर की प्लेजिंग क्या होती है, तो प्रोमोटर का प्लेजिंग मतलब जैसे कि कोई कंपनी जो शुरू करता है वो प्रोमोटर का प्लेजिंग होता है। जैसे मान लीजिए कोई मिठाई वाला दुकान, मान लीजिए कोई खोलता है, तो वो प्रोमोटर का प्लेजिंग होता है, मतलब कि होता है। मतलब प्रोमोटर की प्लेजिंग नहीं, मतलब कि प्रोमोटर बोलते हैं जो कंपनी का मालिक होता है, जो कंपनी को शुरू किया। जैसे कोई मिठाई वाली दुकान है तो वो प्रोमोटर हुआ जिसने कंपनी शुरू किया होता है। तो और प्रोमोटर का जो है होल्डिंग जो है का मतलब होता है
जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि इसका सिंपल से समझिए कि अगर उसका होल्डिंग बढ़ेगा तो अच्छा है, और होल्डिंग बढ़ने का मतलब है कि वो जो शेयर है वो अपने ही कंपनी का शेयर खरीद रहा है, और अपने ही कंपनी का शेयर खरीद रहा है इसका मतलब ये है कि उसे अपने कंपनी पे विश्वास है कि ये बढ़ेगा, इसीलिए वो अपने कंपनी का शेयर खरीद रहा है, ताकि उसको शेयर से भी जो इंटरेस्ट मिलेगा वो ले सके। मतलब कहने का मतलब यही है कि जितना ज़्यादा होल्डिंग होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास है कि हम और अच्छा करेंगे तो हमारी ग्रोथ ऊपर जाएगी, तो हमारा कंपनी का जो शेयर है वो जो हम बेचे थे कभी, वो हम वापस से और शेयर ले लेते हैं, ताकि जब हमारी कंपनी ग्रो करेगी, क्योंकि हम अभी कुछ समय में बड़ा करने वाले हैं, तो हमारी कंपनी ग्रो करेगी, तो अगर वो शेयर्स भी रहेगा, जितना वो शेयर्स मेरे पास ज़्यादा रहेगा तो प्रॉफिट भी मेरा ज़्यादा होगा। इसलिए जितना होल्डिंग्स शेयर का मतलब प्रोमोटर का होल्डिंग ज़्यादा होगा तो अच्छा होता है, क्योंकि वो अपने ही शेयर्स खरीदता है। और कोई अपने शेयर्स क्यों खरीदता है? जब उसे विश्वास होता है कि अब हम अपने कंपनी को नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे तो ग्रोथ होगी, तो उससे शेयर से होने वाला पैसा भी मेरा होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। और होल्डिंग्स जो है वो बढ़नी चाहिए, प्रोमोटर की होल्डिंग्स। लेकिन प्लेजिंग जो है, दो चीज़ होती है, प्लेजिंग जो है वो घटनी चाहिए, प्लेजिंग दूसरी चीज़ होती है, वो घटनी चाहिए। यानी कि होल्डिंग्स बढ़नी चाहिए और प्लेजिंग जो है वो घटनी चाहिए। और अगला चीज़ जो आप कर सकते हैं, ये तो हो गया कि होल्डिंग्स बढ़नी चाहिए, प्लेजिंग कम होनी चाहिए, और वो है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखना। यानी कि आप उस वहाँ पे जाएंगे तो आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत से म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, यानी कि बड़े लोग जो है बल्क में पैसा डालते हैं, और वो जब क्योंकि ज़्यादा पैसा डालते हैं इसलिए प्राइस उसका और भागता है। इसलिए आप पहले से पैसा लगाए रहेंगे, उनके डालने से पहले, तो फिर वो जब आएंगे डालेंगे बड़े लोग बढ़ के पैसा, तो और आपका मतलब कि शेयर का प्राइस भागेगा तो आपका भी डाला हुआ पैसा बढ़ जाएगा। ये तो मतलब ये हुआ कि अगर किसी कंपनी को आप जब उसमें म्यूचुअल फंड्स जैसे हो गया, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, इस तरह बड़े लोग अपने पैसा मतलब डालने से पहले आपने पैसा डाल दिया, तो वो जब डालेंगे तो आपका जब वो जब डालेंगे तो वो ग्राफ मतलब कि प्राइस ऊपर जाएगा, तो उसके साथ आपका भी पैसा वाला चीज़ ऊपर जाएगा ग्राफ। मतलब कि और वो कैसे पता चलेगा कि कोई म्यूचुअल फंड्स या फॉरेन इंस्टीट्यूशन उस कंपनी में, उस स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा कि नहीं, वो पता चलेगा फंडामेंटल एनालिसिस जो हमको बताए थे। उससे आप चूज़ कर सकते हो कि कौन सी कंपनी अच्छी है, उसमें इन्वेस्ट करोगे तो जो कंपनी अच्छी होगी, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर, वो भी उन्हीं उसी में इन्वेस्ट करेंगे ताकि उनका भी पैसा बढ़े। तो जिसमें वो नहीं घुसे रहेंगे, अगर आप उसमें पहले से उस कंपनी को पिक कर पाए और फिर डाले और वो डाले, तो ये चीज़ पहली चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ ये कि वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंट बेसिस पे वो पैसा डाल रहे हैं कि नहीं। देखिए ये बहुत बेहतरीन चीज़ होती है कि अगर वो ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंट बेसिस पे अगर पैसा डाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें लगता है कि वो कंपनी और अच्छा परफॉर्म करेगी, इसीलिए वो कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नहीं तो उन्हें लगेगा कि अगर बेकार परफॉर्म करेगी तो फिर वो पैसा नहीं डालेंगे, या तो बीच में बहुत बार छोड़ देंगे। लेकिन अगर कंसिस्टेंट बेसिस पे पैसा डालें, यानी कि उन्हें विश्वास है कि बढ़ेगा, और उनके विश्वास है इसलिए क्योंकि उनके पास दिमाग हम लोगों से बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर है और वो बड़े प्लेयर हैं, तो वो ज़्यादा बड़ा खेलते हैं। तो अगर उन्हें पता है वो डाल रहे हैं, इसका मतलब उन्हें पता है, यानी कि ये सच है कि बढ़ेगा। इसलिए आप ईयर ऑन ईयर डेली स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है कि नहीं कंपनी, ये ट्रैक करने से अच्छा आप ये ट्रैक करोगे तो भी आप समझ जाओगे कि वो ईयर ऑन ईयर कंपनी मतलब
सही काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मतलब बढ़ेगा, तो मतलब ये बढ़ेगा। तो डेली कंपनी का प्रॉफिट पिक्चर चेक करने से अच्छा आप ये भी चेक कर सकते हो। अब आता है इसका पीआर कंपैरिजन चेक करना। पीआर कंपैरिजन मतलब कि देखना, मतलब वही जो बोला था कंपटीशन वाला, कि इसके कंपटीशन में कोई और भी रेस में इसके साथ दौड़ रहा है कि नहीं, इसके रेस में इसके कॉम्पिटिटर में और भी कोई है कि नहीं। उसके लिए आपको देखना होगा कि उस कंपनी के जैसा परफॉर्म करने वाला और भी कोई कंपनी है कि नहीं। तो वो पीआर कंपैरिजन हो जाएगा कि उसके कॉम्पिटिटर जैसा भी कंपनी है कि नहीं, क्योंकि नहीं है तब तो अच्छा है, नहीं तो है तो उनमें से आप जो एक में लगा रहे हो और 4-5 और हैं, तो वो भी उनके उतना दम है तो बढ़ सकता है, तो ये भी एनालाइज़ करना होता है। और जैसा कि हमने बोला था ही था कि कैश फ्लो वगैरह भी चेक करना होता है, फ्री कैश फ्लो ये हो गया। और ये तो मतलब तीसरे तीसरे वाले पार्ट का मतलब है। और इसमें जो है वह यही है कि प्लेजिंग जो है वो कम होनी चाहिए और होल्डिंग बढ़नी चाहिए। और होल्डिंग क्यों बढ़नी चाहिए वो हम एक्सप्लेन कर दिए थे। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में बोला था कि मतलब कि अगर कोई कंपनी किसी कंपनी में मतलब कि कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन बड़े लोग किसी मतलब कि नहीं घुसे हैं और आप पहले ही फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू उस कंपनी को पिक कर पाते हो, यानी बेटर कंपनी को, तो फ्यूचर में अगर वो घुसेंगे तो बड़ा पैसा डालेंगे तो और उसका प्राइस बढ़ेगा, तो पहले से ही डाले रहोगे पैसा तो फ़ायदे में रहोगे। और दूसरी चीज़ बोले थे कि अगर आप ईयर ऑन ईयर वो कंसिस्टेंट बेसिस पे ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनके पास दिमाग और पैसा ज़्यादा, इसलिए वो ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए आप भी कर सकते हो। और डेली और जो लोग कंपनी को जो इन्वेस्टमेंट किए रहते हैं या मंथली ईयरली जो देखते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं, देखते हैं उसके बजाय कि शेयर प्राइस बढ़ रहा है कि नहीं, उसके बजाय इन्हें ट्रैक करो। वो ट्रैक करने से अच्छा इन्हें ट्रैक करो, ये कंसिस्टेंट बेसिस पे कर रहे हैं, तो ये क्योंकि ज़्यादा आपसे दिमागदार हैं, इसलिए जो है आप वो ट्रैक करके ज़्यादा बड़ा नहीं कर मतलब कि ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाओगे, बजाय कि ये अगर डाल रहे हैं तो। और कॉम्पिटिटर पीयर वो समझा ही दिया।